नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लगातार आपको हिंदी की मैराथन क्लास करा रहे हैं। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं हिंदी का स्पेशल भंडारा। उम्मीद और विश्वास दिलाता हूं आपको कि निश्चित रूप से हिंदी का कोई भी एग्जाम और हिंदी का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। विशेषतः यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम के लेवल को भी हम यहाँ कवर करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बता के चलेंगे कि ये टॉपिक टीचिंग वाला है, ये टॉपिक यूपी लेखपाल में ज़्यादा आएगा, ये यूपीएसआई में आएगा या ये फिर एसएससी जीडी वगैरह या यूपी पीसीएस में आएगा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है दोस्तों संधि एवं संधि विच्छेद। ये टॉपिक आमतौर पर सभी एग्जाम में आने वाला है। हमारी उम्मीद है कि संधि आज आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि कभी भी कोई भी संधि अगर आपके सामने आती है तो आपसे कोई भी गलती होने वाली नहीं है। यहाँ से निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, संधि एवं संधि विच्छेद आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और संधि विच्छेद को पढ़ाने से पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि संधि जो है उसे हम कहाँ पे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, संधि को हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी में। कहाँ पे पढ़ेंगे हम? संधि को हम दोस्तों पढ़ेंगे सामान्य हिंदी में। आप इस चीज को क्लियर करके रखना। और वो भी टॉपिक होगा, इसमें दो टॉपिक होते हैं सामान्य हिंदी में, क्योंकि सामान्य हिंदी के साथ साथ अन्य टॉपिक भी होते हैं। लेकिन सामान्य हिंदी का हिंदी से रिलेटेड जो एग्जाम के सिलेबस होता है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मान के चलिए किसी भी एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 22 से 27 तक क्वेश्चन निश्चित रूप से कहाँ से आएंगे, या 20 से 27, 21 आ जाए, 22 आ जाए, 25 आ जाए, 27 आ जाए, ये निश्चित रूप से सामान्य हिंदी से ही बनेंगे। और सामान्य हिंदी को दो रूप में देखते हैं, एक तो हम व्याकरण के रूप में देखते हैं और एक दोस्तों हम देखते हैं काव्य के रूप में। ये आपको अगर सिलेबस पता है तो निश्चित रूप से आपकी 25% तो हिंदी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। व्याकरण में हम आपके लिए पढ़ेंगे वर्णमाला, संधि, जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा। तो कहाँ पढ़ेंगे हम इसे? सामान्य हिंदी में, जनरल हिंदी। फिर समास पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, विराम चिन्ह पढ़ेंगे, काल, वाक्य, वाच्य पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, देशी विदेशी संकर शब्द पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय नियम, रूढ़ यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है ना? और रूढ़ यौगिक के साथ दोस्तों योगार रूढ़ शब्द भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? योगार रूढ़ शब्द। साथ साथ उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, विभक्ति ज्ञान, लिंग, वचन, ये सब हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी में। तो 50% किसी भी एग्जाम में 50% जो वेट रहता है वो सामान्य हिंदी का रहता है। कोई कोई एग्जाम ऐसा होता है जिसमें अधिकांश हिंदी ही आती है। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं दोस्तों संधि के बारे में। तो हमने डायरेक्ट संधि ही क्यों ली? हमने उपसर्ग नहीं लिया, प्रत्यय नहीं लिया, वर्तनी नहीं ली, वर्णमाला नहीं ली, शुद्ध वाक्य नहीं लिया। तो हमने संधि इसीलिए पहले ली कि हम आपको संधि ऐसी पढ़ाएंगे जिससे कि आप वर्तनी वगैरह, प्रत्यय और उपसर्ग वगैरह और वर्णमाला और ये शुद्ध वाक्य को संधि सीखने के बाद अधिकांश कर पाओगे। उसके बाद जब बचेंगे तब इनको देख लेंगे। आप एक चीज बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल दिया अन्वेंषण, यहाँ भी लिखा हुआ अन्वेंषण, ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ। आप बताइए कौन सा सही है इसमें से और क्यों सही है, इसके बारे में जानेंगे हम संधि के माध्यम से। तो चलते हैं दोस्त संधि की ओर। तो देखो, संधि को जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ एक टॉपिक और होता है, संधि एवं संधि विच्छेद। क्या होता है? संधि एवं संधि विच्छेद। संधि का मतलब जब हम पढ़ते, संधि को केवल 4 तरीके से हम पढ़ेंगे, मतलब 4 ही शब्द इसमें पढ़ेंगे। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है संधि का, दूसरा इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, तीसरा इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फोर्थ मीन संधि का कार्य क्या है, आखिरकार क्यों बनी संधि। तो हम आपको बता देते हैं, संधि का मतलब होता है मेल, योग, सुलह और समझौता। ये 4 वर्ड आप बिल्कुल याद रखोगे। एक तो मेल, किसी का भी मेल संधि कहलाता है, किसी का भी योग संधि कहलाता है, किसी के साथ सुलह भी संधि कहलाती है और समझौता भी संधि। आमतौर पर हम सुनते भी हैं कि भाई भारत की यूएसए के साथ संधि हुई, तो दोनों के बीच क्या हुई,
किसी बात को लेकर के समझौता हुआ या सुलह हुई, योग हुआ या मेल हुआ, कुछ भी हो सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? संधि। तो संधि का शाब्दिक अर्थ अगर इन चार में से कोई होता है तो आप निशान लगा के आओगे। मेल, योग, सुलह और समझौता मीन्स जोड़ना, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो इसमें यह आएगा कि दो निकटवर्ती वर्णों का जो मेल होता है, दो निकटवर्ती होंगे, उन वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे मान लो ये आपके सामने मैं जो आपके सामने ये आपको दिख रहा होगा, देखो इसका प्रारंभ और इसका एंड, इसे ऐड करने पर क्या बनती है? संधि बनती है। भाई क्या बनती है? संधि बनती है, ठीक है। तो इसमें यही दिया, दो निकटवर्ती वर्णों के बीच। आपको बेहद आसानी से पढ़ना है इसे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट जब हम करेंगे तो कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसे आगे तक आप कवर करते रहिए। साथ ही साथ चाहो मैं धीमे पढ़ाऊंगा, नोट्स भी आप बना सकते हो। जैसे आप कहोगे भाई कैसे संधि होती है, तो देखो जैसे ये देवालय दे रखा, देव प्लस आलय, ठीक है। तो इसमें जो अंतिम है निकटवर्ती वर्ण वो आ है, और ये कौन सा है? बड़ा आ है, और इनको मिलाने पर ये जो बड़ा आ बना है इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब जोड़ना, योग करना, मेल, सुलह और समझौता। वहीं अगर मैं संधि विच्छेद की बात करता हूं, विच्छेद, तो बस ये किसी शब्द को तोड़ना हो जाता है, अलग करना, ठीक है ना। जैसे ये जो पूरा वर्ड है दोस्तों, ये देवालय है। क्या है? देवालय। अगर मैं इस देवालय को देव प्लस आलय लिखता हूं तो ये संधि का क्या हो गया? विच्छेद हो गया। क्या हो गया? ये संधि विच्छेद होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। लेकिन तोड़ेंगे उसी रूप में जिसका कोई मतलब निकल के आए। देव मीन्स देव, और आलय मीन्स घर, मीन्स देवों का जो घर होता है उसे हम देवालय बोलते हैं। पहले आलय शब्द जो यूज करते थे वो घरों के लिए करते थे, ठीक है। तो पहले ये छोटे छोटे शब्द बोले जाते थे। मेरा कहने का मतलब ये शब्द होते थे और इनको बना करके बहुत बड़ा शब्द बनता था, लेकिन संधि ने उसे क्या कर दिया? बहुत छोटा कर दिया। कैसे कर दिया? संधि ने देखो इनको वा और आ को, मान लो देव आलय अगर कहीं पे हम लिखें, इस तरीके से लिखें, पहले ये लिखा जाता था देव और आलय, ये लिखा जाता। तो देखो ये वर्ड बड़ा है या नहीं है? आज क्या कर दिया संधि ने? डायरेक्ट देवालय, अ प्लस आ को बड़ा आ बना करके केवल डायरेक्ट छोटा शब्द कर दिया है देवालय। वरना तो हमारी डिक्शनरी काफी बड़ी हो जाएगी शब्दकोश की। इसीलिए संधि ने इसे क्या किया है? छोटा किया है, ठीक है। जैसे भावार्थ, तो भाव प्लस अर्थ, तो यहां भी अ प्लस अ बराबर आ रहा है, बड़ा वाला आ प्लस अ बराबर बड़ा आ होता है। तो संधि क्या हो जाएगी? यहां अ प्लस अ बराबर बड़ा आ। पुरुषोत्तम में पुरुष प्लस उत्तम, और ये भी आ और छोटा आ मिलकर के ओ बन जाएगा। तो औ लिखोगे तो बड़ा शब्द हो जाएगा, इसीलिए इसे शॉर्ट कर दिया, ओ कर दिया है। तो पुरुषोत्तम, और वैसे लिखते तो पुरुष पुरुष औ उत्तम, ऐसे करके लिखते पुरुष औत्तम, तो ये बड़ा हो जाता। संधि ने छोटा कर दिया, मतलब मेल कर दिया, जोड़ कर दिया, योग कर दिया, समझौता संधि कर दिया। इससे शॉर्ट वर्ड बन गया, इसी को हम बोलते हैं संधि। इसके कार्य क्या होते हैं? तो ये दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करता है। तो देखो दो पुराने शब्द हैं, एक देव प्लस आलय, नए शब्द को बना दिया देवालय। आप समझ गए होंगे बातें। दो पुराने शब्द हैं भाव और अर्थ, नया शब्द बना दिया भावार्थ। दो पुराने शब्द हैं पुरुष और उत्तम, नया शब्द बना दिया पुरुषोत्तम। समझ रहे हैं ना? तो ये शब्द रचना को छोटा करता है। भाई पुरुष प्लस उत्तम बड़ा है ना, तो पुरुषोत्तम छोटा शब्द कर दिया इसने, शॉर्ट कर दिया इसे, ठीक है। और तीसरा क्या काम है इसका? कि नए शब्द का अर्थ पुराने शब्द के अनुसार रखता है। शब्द अर्थ वही रहेगा, देव प्लस आल मतलब देवों का घर, और देवालय भी क्या होता है? देवों का घर। मतलब अर्थ पुराने शब्द का ही होगा, लेकिन शब्द की जो रचना है, संरचना है, वो छोटी हो जाएगी। फोर्थ काम है इसका कि हिंदी शब्दकोश को छोटा करता है, करेगा ही करेगा। जब बड़े शब्द छोटे हो जाएंगे तो हिंदी शब्दकोश में इनकी जो आकार होगा वो कम हो जाएगा। तो हिंदी शब्दकोश को क्या करता है? ये छोटा करता है। उम्मीद करता हूं आपको संधि के बारे में पता चल गई होगी। संधि का अर्थ होता है मेल, योग, सुलह और समझौता। दो निकटवर्ती शब्द होंगे, उनके मेल को क्या कहते हैं? उनके वर्णों के मेल को, अ और आ। अब आपको वर्ड समझना पड़ेगा, वर्ड क्या होता है अभी बताएंगे इसे।
इन वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। उदाहरण हमने आपको दे दिया, 4 कार्य होते हैं इसके। पहला कार्य होता है पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण। 2 शब्द होंगे, दोनों को मिलाकर के नया शब्द बनेगा। शब्द की संरचना छोटी होगी, नए शब्द का अर्थ वही रहेगा जो पुराने का है, और शब्दकोश क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे देवालय। मैंने एक तो लिखा है इसे दोस्तों देवालय, देवा प्लस लय, एक लिखा देवा प्लस आलय, एक लिखा देव प्लस अलय, और एक लिखा देव प्लस आलय। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो देखो देवा का तो मतलब होता है, लेकिन लय का मतलब कुछ नहीं होता, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। संधि में जब आप किसी शब्द का मतलब निकालोगे तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकल के आना चाहिए, अदरवाइज वो ठीक नहीं होगी। इस चीज को आप याद रख लेना। जब भी आपके सामने ऑप्शन मिलता है ना, तो पहचान लो ना, देवा का मतलब क्या होता है, देव प्लस लय का मतलब कोई होता नहीं है। देवा प्लस आलय, आलय तो है ही अगर, और देवा का मतलब भी नहीं होता है। देव प्लस अलय का मतलब भी नहीं होता है। लेकिन देव और अलय, देव मीन्स ईश्वर और आलय मीन्स घर, ईश्वर का घर, इसका मतलब होता है। तो देखो आ इसका निकटवर्ती वर्ड और इसका निकटवर्ती वर्ड, और दोनों को मिलाकर क्या बन गया, आ। इसे बोलते हैं संधि। पहले से कैसे लिखते थे, देव और आलय, तो काफी बड़ा हो गया ना, तो इससे छोटा और नया शब्द बन जाता है, लेकिन इसका मतलब वही रहता है। जब ये छोटा बन जाएगा तो हिंदी कोश भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वही यहाँ भावार्थ को देखिए, तो देखना भाव प्लस रथ, भावा प्लस रथ, भावा प्लस अर्थ, भा प्लस अर्थ और भाव प्लस अर्थ। तो देखो इसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है, भावा का कोई मतलब नहीं है, भा का कोई मतलब नहीं है, तो इसका सही कौन सा होगा, भाव प्लस अर्थ। जब इसके निकटवर्ती वर्णों को देखोगे तो आ प्लस आ बराबर बड़ा वाला आ बन गया। इसने वर्ड को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चाहो तो आप अपने नोट्स में साथ ही साथ इसे नोट्स कर सकते हो, क्योंकि ये क्लास आपको एकदम स्पेशल क्लास है, ये समझ लो। ये शुरू से लेकर के लास्ट तक, इससे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में संधि से आने वाला क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, चाहे वो किसी भी प्रकार से क्यों ना आ जाए। छोटे से रूप में साइंटिफिक तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा हिंदी को, जिससे कि आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है ना। अब देखो दीपावली का संधि विच्छेद है। अब विच्छेद का मतलब क्या होता है, एक वर्ड को क्या कर दो, आप तोड़ दो। तो देखो दीपा, ऑप्शन में आपको होगा दीपा प्लस वली, दीपा प्लस आवली, दीप प्लस पावली, दीप प्लस आवली। तो देखो दी का कोई मतलब नहीं होता, पावली का कोई मतलब नहीं होता, आवली का होता है। आवली को हम बोलते हैं पंक्ति, क्या कहते हैं, पंक्ति। लेकिन दीपा तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही यहां वली का कोई मतलब नहीं है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले कट जाएंगे। तो देखो दीप का मतलब होता है दिया, और आवली का मतलब होता है पंक्ति। तो देखो इसका अर्थ निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ निकल के आ रहा है दीपों की पंक्ति। और दीपावली का मतलब यही होता है कि दीपों को पंक्ति में लगाइए। जहां आप दिवाली सुनते हो वो शब्द बिल्कुल गलत है, उसका कोई संधि होता ही नहीं है, ना संधि विच्छेद होता है, उसका ध्यान रखना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, दीप प्लस आवली, अ प्लस आ बराबर बड़ा आ बन गया। वही हिमालय, तो देखो हिमा प्लस लय, हिम प्लस आलय, हिमा प्लस आलय या हिमाल प्लस अय। तो हिमाल कुछ नहीं होता, हिमा कुछ नहीं होता, हिमा कुछ नहीं होता, तो ये तो गलत हो गए। 3 बचा कौन सा, हिम। हिम मीन्स बर्फ, आलय मीन्स घर, तो बर्फ के घर को हिमालय कहा जाता है। सिंपल सी बात है। देखो कोई दिक्कत आई, कहीं दिक्कत नहीं संधि विच्छेद को देखने में, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है आपसे पूछ लेगा। देखो इस तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बता रहा था वर्ड का मतलब, वहां वर्ड शब्द आ रहा था, तो ये वर्ड क्या होता है ये हमें समझना बेहद जरूरी है। तो ध्यान रखना वर्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो ये बात आप क्लियर कर लो अपने दिमाग में, कितने प्रकार के होते हैं वर्ड, 3 प्रकार के होते हैं वर्ड। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, अतः। अतः, अतः में आ जो है वो स्वर्ण है, स्वर वर्ड है, और ये व्यंजन वर्ड है, और ये विसर्ग वर्ग है। तो ये 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ध्यान रखना विसर्ग को आयोग वाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोग वाह वर्ड। विसर्ग को क्या कहते हैं, आयोग वाह वर्ड कहते हैं। एकदम से दिमाग में भर लो अपने में। तो देखो स्वर क्या होते हैं ये चीज आपको जानना जरूरी है, तो इसे हम बताएंगे स्वर क्या होते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ध्यान रखना।
ये हम बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना वर्ड 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। क्या होते हैं ये डिटेल में आगे बताएंगे। ध्यान रखना, वर्ड की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ड और अक्षर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्वनि, वर्ड और अक्षर, ध्वनि कहते हैं जिसकी अपनी साउंड होती है लेकिन सबसे अलग होती है, जिसकी अपनी साउंड होती है लेकिन वो सबसे अलग होती है। वर्ड कैसे हैं जिसको तोड़ा ना जा सके। आ को तोड़ दोगे क्या? आ जो है ये वर्ड है, क्या इसे तोड़ दोगे? नहीं तोड़ सकते। वर्ड वो होता है जिसे तोड़ा न जा सके, और अक्षर वो होता है दोस्तों जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ओरल होता है। का ओरल मैंने बोला है, ये अक्षर हो गया। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो अक्षर को जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, सॉरी, अक्षर जो होता है वो लिखित में होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? लिखित में होता है, और मोरल भी होता है, बोला भी जा सकता है अक्षर, लेकिन इसे आप क्या नहीं कर सकते? नष्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते आप? नष्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जब ये अक्षर लिखित में हो जाता है तब इसे क्या बोल सकते हैं? तब इसे हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब भाषा की ये सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग देखो ये लगी हुई है, तो ये विसर्ग होती है, ये लगी हुई है, ये विसर्ग है। इसे आरोहवाह भी कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ नोट करके लिख रखा है मैंने, अगर इस तरीके से किसी शब्द पर हलंत आता है, इसका मतलब ये शब्द आधा हो गया। क्या हो गया? ये शब्द नहीं, अक्षर, ये अक्षर क्या हो गया? आधा हो गया। इस चीज को आप आगे ध्यान रखना। तो देखो संधि के बारे में मैंने ये कही थी, स्वर क्या होता है, अभी स्वर आया था, तो ध्यान रखना स्वर स्वतंत्र होता है। जैसे अ, आ, ए स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तोड़ नहीं सकते इसे। आ को किस में तोड़ोगे? सिंगल ही है ना, नहीं तोड़ सकते। का को तब भी तोड़ दोगे, क्या कर दोगे? का को आप तब भी तोड़ सकते हो, क प्लस आ में। देखो ये पीछे मैंने बताया था आपको, स्वर को आप तोड़ नहीं सकते हो, और वर्ड वाला स्वर होता है इसे, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन व्यंजन वाले के कर सकते हैं आप। ये ध्यान रखना, अभी मैंने दिखाया था, क प्लस आ, का बोल सकते हो इसे। दूसरी बात, स्वर जो है वो सिंगल होता है, ये भी ध्यान रखना। क्या होता है? सिंगल होता है स्वर। और संस्कृत में ये 13 होते हैं, वर्णमाला में ये 11 होते हैं, और अंग्रेजी में दोस्तों ये 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अंग्रेजी में होते हैं स्वर। वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, ए, और देखो ये देखिए, अब दिखेंगे आपको पूरे। ऋणी होता है ए और ओ, ये 5 होते हैं। फिर ये 2 संस्कृत में कौन से नए हो गए? तो देखो संस्कृत में ये नए हो गए, एक तो छोटा ऋणी और एक ये बड़ा ऋणी। देखो छोटा ऋणी जो लिखा जाता है दोस्तों वो इस तरीके से लिखा जाता है, और बड़ा ऋणी जो लिखा जाता है वो ऐसे करके लिखा जाता है। ध्यान रखना आप। तो ये ऋणी तो, और एक ये लड़ा, तो ये कितने बढ़ गए? ये 2 शब्द ये बढ़ गए, क्योंकि एक ये तो है इसमें, लेकिन ये 2 और बढ़ गए, तो कितने हो गए? 13 हो गए। ध्यान रखना, संस्कृत में जो वर्ड होते हैं वो 13, स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, और अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। व्यंजन के स्वर के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, तो कोई भी व्यंजन होगा उसमें एक स्वर जरूर होगा, एक ही होगा, ये ध्यान रख लो। एक स्वर जरूर होगा और एक ही होगा, एक स्वर जरूर होगा और एक ही होगा। ध्यान रखना, व्यंजन को तोड़ा जा सकता है, ये मैंने अभी बताया। क प्लस अ बराबर क, खा है तो खा प्लस अ बराबर ख। ठीक है ना, इसे आप तोड़ सकते हो, लेकिन स्वर को आप तोड़ नहीं सकते हो। इस चीज को आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीज एकदम से समझ आ गई होगी। तो देखो अब संधि पढ़ते हैं, तो संधि के भी 3 भेद होते हैं। जब इसे थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक स्तर पर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलती है संधि 3 प्रकार की होती है। एक तो स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, और एक दोस्तों विसर्ग संधि। एक स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, 3 याद रखना। अभी हमने वर्ड भी बताए थे, वर्ड भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, स्वर वर्ड, व्यंजन वर्ड, विसर्ग वर्ड। वैसे ही भाई वर्ड से ही, वर्ड के मेल ही तो होता है संधि, वर्णों का मेल ही तो होता है। 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कोई संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यही होंगे। ठीक है, बात करेंगे इसमें स्वर संधि की। तो जिसमें स्वर का यूज होता है, जैसे अ, आ, ई, ये सब स्वर हैं, जिसमें इनका यूज होगा उस संधि को हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे नरेंद्र, तो नर प्लस इंद्र, इसका विच्छेद कर दिया हमने, और आ प्लस ई, इसे हमने मेल कर दिया और आई बना। हिंदी में इसे आई कहते हैं।
लेकिन अंग्रेजी में इसे ए कहते हैं, ये वाली मात्रा, ये अंग्रेजी की वजह से ए बोला जाता है, वैसे तो अ ही बोला जाता है, अए अए, आरा निकल के अए अए, ये हिंदी वर्ड है, वैसे इसे अंग्रेजी में ए बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये देखो दोनों ही स्वर हैं, तो ये कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। मेल हो गया दो वर्णों का, और निकटवर्ती वर्ण है, दोनों पास पास वाले हैं। जैसे महात्मा, महा प्लस आत्मा, तो इसमें भी बड़ा वाला आ रहा है, देखो लास्ट में इसमें भी बड़ा वाला आ रहा है, और आ मिलकर के क्या बनता है? बड़ा आ मिलता है, ध्यान रखना। महात्मा को कभी कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है हलंत में आधा करके, ठीक है ना। ये जैसे ये रा है, इसे हलंत प्लस आ लिख सकते हो आप, तो इसका भी मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे जो हा है ये क्या है? व्यंजन है। देखो जिसका उच्चारण करोगे तो ये किसकी सहायता से? स्वर। ये ऐसे करके तो बनेगा, हा मीन्स आ जरूर आ रहा होगा इसमें, तो इसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक है ना। व्यंजन में स्वर एक जरूर होगा, एक ही होगा और एक जरूर होगा, ध्यान रखना इस चीज को। देखो एक क्वेश्चन है, संधि से आप क्या सीखे? मैं कही थी मैं वर्तनी को नहीं पढ़ाऊंगा, संधि पढ़ते पढ़ते ही वर्तनी आप पे खुद ब खुद आ जाएंगी। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? अब आपके सामने दे रखे, रविंद्र, कविंद्र, भानुदय, बंधुत्व और लघुर्मी, बंधुत्व बोल रहा है ना, बधुत्सव, ये क्या है? बधुत्सव, ये लघुर्मी, ये रवि, कपिस, नदिस और दिवाली। जल्दी से आप बताइए कौन सा इसमें से सही है, कौन सी वर्तनी सही है? तो आप इसे इतनी आसानी से नहीं बता पाओगे, लेकिन हम इसे आपको संधि के माध्यम से एकदम से क्लियर कर देंगे। हमने बोला भी इसे किसके माध्यम से क्लियर किया जाएगा? संधि के माध्यम से। और आप करोगे। पूछे ये वर्तनी क्या होती है, तो ध्यान रखना वह शब्द जो अपने मूल रूप में जिस तरह का होता है वैसा ही होता है, मतलब ऐसा शब्द जो अपने मूल रूप में जैसा होता है वैसा ही रहेगा, उसे वर्तनी कहते हैं। अब इसे देखने की कोशिश करें तो मैं पहले ये क्लियर कर देता हूं, इसमें से कोई भी सही नहीं है, सब वर्तनी गलत हैं। वर्तनी दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध वर्तनी, एक अशुद्ध वर्तनी। तो ये अशुद्ध है, इसमें शुद्ध वर्तनी या सही वर्तनी कोई है ही नहीं है। तो कैसे देखेंगे इसे बारीकी से? तो देख लो, संधि हमने आपको पढ़ा दी, वर्तनी भी आप आराम से निकालोगे। देखो रविंद्र है, रविंद्र को जब हम इसे तोड़ेंगे तो रवि प्लस इंद्र आएगा, और यहाँ ई प्लस ये ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बनेंगी। तो देखना बीच में बड़ी ई तो नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये गलत है। तो फिर इसका सही क्या है? रविंद्र सही है इसका, क्योंकि ये कैपिटल छोटी ई निकटवर्ती मेल ई तो होंगे वर्णों के, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बननी चाहिए। बड़ी ई जब बनेगी, बीच में बड़ी ई आएगी, तो ये रविंद्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रविंद्र हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही कपिस, तो ये कपि प्लस ईस, और ध्यान रखना सबका मतलब निकल के आता है। सबका क्या आता है? मतलब। जैसे कपि मीन्स बंदर होता है, ईस मीन्स स्वामी होता है। तो देखो छोटी ई और बड़ी ई मिला करके बड़ी ई, तो यहाँ कपीस होना चाहिए, और इसका मतलब भी निकल के आता है बंदरों का स्वामी। कपीस कहलाता है हनुमान, आप जानते ही हो क्या कहलाते हैं? हनुमान कहलाते हैं। तो देखो संधि में अर्थ जरूर निकलना चाहिए, अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो संधि नहीं है। आप एग्जाम में जब बैठते हो 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो आप ऐसे ही पहचान लो, आपको नहीं पता तो जो संधि टूट रही है उनमें से जो शब्द टूटे हैं उनमें से अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा। जिसका अर्थ नहीं निकल रहा वो संधि हो ही नहीं सकती, आप ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। हाँ, आदि आएगी आगे जिसमें हम बताएंगे आपको उसका अर्थ नहीं होगा, नहीं ज्यादातर का तो अर्थ होता ही नहीं है। नदीस, तो देखो इसे नदी प्लस ईस लिखोगे तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि नदी प्लस ईस में यहाँ बड़ी ई और यहाँ बड़ी ई बढ़ा करके बड़ी ई होनी चाहिए, तो ये नदीस होना चाहिए। इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। नदीस होता तो ये शुद्ध वर्तनी था। नदी ईस मतलब स्वामी, नदियों का स्वामी, जिसे हम समुद्र भी कहते हैं। नदीस मीन्स क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? समुद्र। ऐसे ही भानुदय, तो भानु प्लस उदय, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता, तो ये भानुदय होना चाहिए। सही शब्द क्या होना चाहिए? भानुदय। भानु मतलब सूर्य, उदय मीन्स उगना, सूर्य का उगना, भानुदय। वहीं बधुत्सव, तो बधु प्लस उत्सव, तो देखो यहां बधुत्सव होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऊ प्लस ऊ बराबर होता है बड़ा ऊ, तो धा पर बड़ा ऊ बनेगा, बधुत्सव, ये सही होगा।
इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहले इसे ऐसे लिख सकते ब ध ध, अब लिखा जाएगा देखो ब ध और उ तो सब, तो ये काफी बड़ा हो गया ना, तो इसका संधि ने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, बधु से बोल दिया ऐसे। ऐसे ही लघुर्मी, तो लघु प्लस ऊर्मी, लघु मीन्स छोटा, ऊर्मी मीन्स बहु, छोटी बहु, ध्यान रखना इसे लघुर्मी बोलेंगे ना कि लघुर्मी, क्योंकि यार छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ हो जाएगा तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनते हैं। उम्मीद करता हूं बर्तनी तो आपकी चुटकी में सॉल्व हो जाएंगी। अब बताइए क्या बर्तनी को हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हजारों की संख्या में बर्तनी शब्द होते हैं, आप आसानी से संधि को सीख करके बर्तनी को आराम से निकाल सकते हो भैया। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है क्लास में, ये मैं इसीलिए उतार लेता हूं कि क्लास में ज्यादा टाइम ना लगे। ऑनलाइन क्लास का हमारा पर्पस होता है कि इसे छोटा ही बनाया जाए, जिससे कि आप आसानी से कर पाएं। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। स्क्रीनशॉट का मैं आपको मौका दे दिया करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अगला देखिए, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। तो पहले हम पढ़ते हैं यड़ संधि। किसे पढ़ते हैं? यड़। देखो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी ये। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। संधि के कितने होते हैं? 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ध्यान रखना। और स्वर के कितने होते हैं? 5। आप याद रखना कितने होते हैं? 5। वर्ण कितने होते हैं? 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर संधि नहीं कह रहा हूं, स्वर। तो वर्णमाला में 11, संस्कृत में 13 और अंग्रेजी में 5। ये रटे होने चाहिए इंग्लियों। अब देखो यड़ संधि क्या होती है, तो कुछ नहीं, जो शब्द होता है उसके बीचों बीच में, कहां पे? बीचों बीच में, बस यारा लावा निकल के आ रहे हो, यारा लावा शब्द ये निकल के आ रहे हो, उसी संधि को यड़ संधि कहेंगे। ध्यान रखना, यड़ संधि का मतलब क्या है? या तो शब्द के बीचों बीच में या होगा, या वाह होगा, या रा होगा, या ला होगा, या रा ला होगा। ध्यान रखना, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है। तो देखो अत्याधिक, तो इसे अति प्लस अधिक बोलेंगे। तो ये छोटी ई हो गया, ये बड़ा आ हो गया, छोटा आ हो गया, अत्याधिक। तो ई अ ई अ ई अ ई अ ई अ, या आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो या आ रहा है। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। आप ध्यान रखना कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। नेक्स्ट इत्यादि, ये भी ध्यान रखना, ज्यादातर इसमें आधा शब्द भी बनता है। क्या बनता है? आधा शब्द भी बनता है। तो ज्यादातर में देखो आधा शब्द भी है। इत्यादि, इत प्लस आदि, तो देखो यहाँ छोटी ई और ये बड़ा और निकटतम वर्ड है या नहीं है? तो देखो या आ रहा या नहीं आ रहा? तो देखो यड़ संधि हो गई। ऐसे ही न्यून, ने प्लस ऊन, तो देखो ए प्लस ऊ, ई ऊ, तो ई, तो यहां भी क्या आ गया? या आ गया। वैसे ही स्वागत, सु प्लस आगत, तो देखो ऊ प्लस आ, वा निकल के आ रहा है। वैसे ही अन्वेंसड़, देखो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो अन्वेंसड़ में ये सही है। अनु प्लस ऐसड़, ओ प्लस ए, ओ ए, इसे उए उए वे, वा निकल के आ रहा नहीं आ रहा? तो ये भी यड़ संधि होगी। वैसे ही पितृ अनुमति, तो देखो पितृ प्लस अनुमति, तो इसे त्र प्लस अ, त्र, तो ये अर भी आना चाहिए, त्र ये भी निकल के आता है, तो ये भी क्या होती है? ये भी यड़ संधि होती है। मात्राज्ञा, मात्र प्लस आ गया तो त्र आ, तो यहाँ में भी त्र आ रहा निकल के, तो ये भी, तो यारा लावा त्रा ये शब्द आते हैं। तो ध्यान रखना ये कौन सी शब्द संधि होती है? तो ये यड़ संधि होती है। इसका एग्जाम्पल आप याद रखना। वही हम आपको अगली जो बता रहे हैं वो दीर्घ संधि बता रहे हैं। तो बस दीर्घ संधि में आपको ये याद रखना है कि दीर्घ संधि वो संधि होगी जिसमें 2 सजातीय वर्ण होंगे। कैसे होंगे? 2 सजातीय, सजातीय होने चाहिए। सजातीय का मतलब जैसे छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ या बड़ा आ, बड़ा आ या बड़ा आ, ये सजातीय है। ई प्लस ई, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ऐसा कर सकते हो। ऋण प्लस ऋण, या ऊ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो सकता है, और बड़ा ऊ बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे ये आ है और ये ई हो जाएगा, तो ये सजातीय वर्ग नहीं है। ध्यान रखना ये सजातीय वर्ग नहीं है। ऊ और ओ ये भी सजातीय वर्ग नहीं है, इन्हें जोड़ोगे तो मेरा कहने का मतलब आ ए ऊ ए ओ ऊ ये सजातीय वर्ण होते हैं। इनको आगे पीछे कैसे भी जोड़ सकते हो, आप यहाँ देख भी रहे हो। तो दीर्घ में क्या है? दीर्घ में 2 सजातीय वर्णों का मेल होना चाहिए। कान खोल करके आप सुन लो, संधियों में गलती होगी ही नहीं, ठीक है। तो देखो जैसे दयानंद,
तो दया प्लस आनंद, देखना तो आ प्लस आ रहा है, सजातीय वर्ण है या नहीं है तो भैया दीर्घ संधि होगी दयानंद। वाचनालय, तो वाचन प्लस आलय, तो देखो इसमें आ और इसमें बड़ा आ, तो ये देखो सजातीय वर्ण है या नहीं है तो निश्चित रूप से ये दीर्घ संधि है। वैसे ही वीरंगना, तो वीर प्लस अंगना, तो आ प्लस आ सजातीय वर्ण। अतीव, अति प्लस इव, तो ई प्लस ई सजातीय वर्ण। परमार्थ, परम धन अर्थ, अ प्लस अ सजातीय वर्ण। महेंद्र, तो मही प्लस इंद्र, बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये भी सजातीय वर्ण। भानुदय, भानु प्लस उदय, उ प्लस उ सजातीय वर्ण, कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। वहीं गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, उ प्लस छोटा उ, ये भी क्या होंगे? सजातीय वर्ण। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं जिस शब्द में दो सजातीय वर्णों का मेल होगा वो जब जुड़ता है तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ संधि। और यड़ में क्या था? यरा लावत्रा, यरा लावत्रा, ये जब होता है तो वो यड़ संधि होती है। उंगलियों पर रट लो, ठीक है। और जिनमें दो स्वर मिलते हैं आपस में वो स्वर संधि होती है। स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। तो यही उंगलियों पर खत्म हो जानी चाहिए। अब देखो गुण संधि आ गई। कौन सी आ गई? गुण संधि। इसमें कुछ नहीं, बस बीचों बीच में शब्द के में या तो अर होगा या अर्र आधा वाला रहा ये, या ए होगा या ओ होगा। अधिकांश में ये दोनों ही होंगे बीचों बीच में। ये मात्रा अगर बीचों बीच में आती है ए, छोटी ए या छोटा ओ की, पहचान लेना वो संधि गुण संधि है, या अर या अर या आधा वाला। तो जैसे आप देख रहे होंगे नरेंद्र, तो इसे लिखेंगे नर प्लस इंद्र। तो यहाँ क्या आ रहा है? अ प्लस ई, अ ए मीन छोटा ए आ रहा है। तो छोटा ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है? गुण संधि होगा। वहीं देखो सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय, आ प्लस उ, अ ओ आ रहा है छोटा, तो छोटा ओ आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगी? गुण संधि होगी। यही उंगलियों पर रट लेना, कभी बोलोगे नहीं। महोत्सव, तो महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ, अ छोटा ओ आ रहा है, देखो हो गई। देवर्षि, तो देव प्लस ऋषि, तो देखो यहाँ अ और त्र आ रहा है, अर तो अर आ रहा है, तो ये भी बताई थी हमने। वैसे ही महर्षि, तो ये भी सेम हो जाएगी, आ प्लस ऋषि, तो यहाँ भी अर आ रहा है। वैसे ही परमेश्वर, तो परम प्लस ईश्वर, तो आ ए, तो यहाँ छोटी ए आ गया, आ ए, इसे जोड़ोगे तो ये बन। और भी है इसमें जैसे परोपकार, धर्मेंद्र, रमेश, सुरेश, ये सब किसके अंतर्गत आती है? गुण संधि के अंतर्गत। अगर देखो है ना फॉर्मूला देखोगे तो अ और ई मिलके छोटा ए बनता है, आ और बड़ी मिलके भी छोटा ए बनता है, छोटा आ और छोटा उ छोटा ओ बनता है, छोटा आ और बड़ा उ छोटा ओ बनता है, और आ और ऋणी अर बनते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट है वृद्धि संधि। कुछ नहीं, बस शब्द के बीचों बीच में दो मात्रा होनी चाहिए, हो गई तैयार। कुछ नहीं है इसमें भाई। हमने यड़ में बताया था यारा लावात्रा, दीर्घ में हमने ये बताया था कि भाई सजातीय दो वर्ण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सजातीय दो वर्ण होने चाहिए। वहीं हमने गुण संधि में ये बताया था कि ए छोटी ए और छोटा ओ या अर, ये मात्रा बीचों बीच में होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। वहीं वृद्धि में मैं ये बता रहा हूं भाई दो मात्रा होनी चाहिए बीचों बीच में, चाहे तो दो मात्रा हो ये वाली, चाहे दो मात्रा हो ये वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संधि कौन सी होगी? संधि भाई वृद्धि हुई होगी। तो देखो जैसे मत ऐक्य दो मात्रा है, तो इसे मत प्लस एक लिख सकते हो, देखो हो गई वृद्धि संधि। एक एक, एक प्लस एक वृद्धि संधि। सदैव, सदा प्लस एव, देखो इसमें भी दो मात्रा, इसमें भी दो मात्रा, और देखो इसमें भी। तो ये सब क्या होंगी? वृद्धि संधि। जहां दो मात्रा आ जाए आप पहचान लेना कौन सी संधि होगी भाई, वृद्धि संधि होगी। सिंपल सी बात है, बीचों बीच आनी चाहिए। इसके बाद में है दोस्तों अयादि संधि। अयादि संधि कौन सी है? अयादि। बस यहां तुम्हें कुछ शब्द की शुरुआत में देखना है। क्या देखना है? जैसे अय आ रहा हो या आय आ रहा हो या अब आ रहा हो या आव आ रहा हो। तो अगर देखो नयन, नयन में अय आएगा नहीं आएगा? कैसे आएगा बताएंगे। तो अय में नयन चयन, आय में नायक गायक नायिका और गायिका, अव में पवन हवन धवन, आव में पावक धावक और सावक। इतना जरूर ध्यान रखना है कि इसके सभी उदाहरण तीन अक्षरों के होंगे, तीन वर्डों के होंगे, ये ध्यान रखना। और जब इन्हें तोड़ोगे तीन वर्डों को तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। मैंने बताई थी कुछ एक हैं जिसमें अर्थ नहीं होता, नहीं बाद बाकी तो संधि में क्या होता है? अर्थ होता है। जिसका अर्थ नहीं होता वो अयादि होता है। तीन वर्ड में हो पहचान लेना। देखो ऐसे कुछ तोड़ के देख भी ले रहे हैं, लो देख लो क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे नयन है,
तो इसमें देखो न प्लस आया प्लस अन मिला दो, ये नयन बन जाएगा। तो आया आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। इसे ऐसे भी लिख सकते हो न प्लस ए प्लस अन, ध्यान रखना। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो न प्लस अन बराबर नयन। नायक में न प्लस आया, देखो ये आया आ गया, अक और लगा दो बीच में, यहाँ पे न ए और अक, ये भी सही है। और देखो न प्लस अक, ये इसका अंतिम वर्ड है, ध्यान रखना। ऐसे ही पावक में पा प्लस आव प्लस अक, तो देखो ये आव आ रहा है, मैंने ये कही थी अय आय अब और आव ये आता है, तो वो संधि कौन सी होगी? वो संधि दोस्तों अयादि संधि होगी। ऐसे ही पवित्र में इसे याद रखना पौ प्लस इत्र, पावक में पौवक, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। नावक में नौ प्लस एक, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। तो देखो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन। हमने संधि पढ़ी, उसमें ये पढ़ा दोस्तों संधि में देखो कि हम जैसे ये शब्द है हमें पहचानना ये कौन सा शुद्ध है, मतलब वर्तनी पहचाननी है। नहीं पहचान पाएंगे, संधि पहचान लेंगे तो बना देंगे इसे कि भाई इसमें अनु प्लस ऐसा, ये क्या है? ये शुद्ध वर्तनी है, बाद बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आप पहचान लोगे इसी के माध्यम से। प्रत, वर्तनी, वर्णमाला और शुद्ध वाक्य ये भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। ये आगे आएंगे तभी पढ़ाएंगे हम इन्हें। फिर हमने ये पढ़ा था कि भाई इसे पढ़ेंगे कहाँ? सामान्य हिंदी में पढ़ेंगे। इनके हमने सिलेबस को बारीकी से क्या किया? डिस्कशन किया। बताया काव्य में रस, छंद और अलंकार होते हैं और इसमें ये सब होते हैं, काव्य में ये होते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में 50% से ज़्यादा वेट सामान्य हिंदी का ही होता है, जनरल हिंदी का ही होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि भाई संधि, तो मैंने की 4 चीज़ पढ़ी है। एक इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग, सुलह और समझौता, उसे संधि ही कहते हैं। हमने ये भी बताई थी इसकी परिभाषा में कि दो निकटवर्ती जो वर्ड होते हैं, निकटवर्ती वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। कुछ एग्जाम्पल दिए थे, 4 इसके कार्य बताए थे। एक तो ये कि 2 शब्द आपस में मिलेंगे और नए शब्द का निर्माण बनाएंगे, छोटा शब्द बनाएंगे और मतलब वही होगा जो अर्थ इसका पहले जो था वही अर्थ होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। फिर हमने ये पढ़ाया आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे देवालय और भावार्थ। मैंने बताया था कौन सा सही है, तो जिसमें दोनों का ही अर्थ निकल के आ रहा है। भाई आलय का आ रहा है घर और देव का आ रहा है ईश्वर, तो ईश्वर का घर देवालय कहलाता है। तो जिसका अर्थ निकल के आए, ज़्यादातर संधियां वही होती हैं, ये ध्यान रखना। मैंने ये भी दिया था दीपावली में, भाई पहचानी ये कौन सी होती है, तो आपने पहचान लिया। जैसे हिमालय में हिम प्लस आलय, ठीक है ना, हिमा प्लस आलय नहीं, हिम प्लस आलय, ये दूसरा वाला सही होगा। इसमें हिम का अर्थ निकल के आ रहा है बर्फ, आलय मीन्स घर, तो बर्फ के घर को हिमालय कहते हैं। ऐसे ही हमने कुछ और बताया था भाई वर्ण क्या होते हैं। मैंने कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल भी दिया था। अतः मैंने कही थी स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये क्या है? वर्ग। मैंने विसर्ग को बताया था कि ये आयोग वाह होता है। क्या होता है? आयोग वाह होता है, इसे ध्यान रखना। मैंने बताई थी हलंत जो होता है वो आधा अक्षर कर देता है, हलंत जहां भी लगता है पीछे तो वो आधा अक्षर। मैंने कही थी ध्वनि जो होती है उसकी अपनी साउंड होती है, दूसरों से अलग होती है। वर्ड में मैंने कही थी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और अक्षर जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये भाषा की सबसे छोटी क्या होती है? इकाई होती है, ये हमने बताया था तुम लोगों को। वही हमने ये बताया था स्वर भी 3 प्रकार, मतलब स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, सिंगल होते हैं। मैंने ये बताई थी आपको संस्कृत में 13 होते हैं, ये बढ़ जाते हैं, बड़ा ऋणी और लड़ा। और वर्णमाला में मैंने बताई थी ये 11 होते हैं। अंग्रेजी में मैंने बताई थी ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। मैंने बताया हमेशा व्यंजन जो होता है उसमें स्वर 1 जरूर होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हमने बताई थी संधि कि भाई संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर में हमने बताई थी जहां स्वरों का यूज किया जाएगा वो स्वर संधि होंगी। ये स्वर हमने आपको बहुत सारे बताए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे। फिर हमने बताई थी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। मैंने कुछ वर्तनी बताई थी, इनमें बताया था मैंने ये सब गलत है। गलत कैसे हैं ये मैंने इस पेज पर आपको आगे सिद्ध भी ये किया था कि भाई देखो इस तरीके से ये गलत है। क्योंकि आप रविंद्र लिख रहे हो जबकि रवि प्लस इंद्र लिखा जाता है, ये रविंद्र बोला जाता है। तो रविंद्र शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी है। रविंद्र अगर लिख रहा है तो गलत हो गया। तो भानुदय नहीं, भानुदय। क्या? भानुदय। कपिस नहीं, कपीस। नदीस नहीं, नदीस। अर्थ भी है नदी, ईस मीन्स ईश्वर, तो नदी का ईश्वर मतलब समुद्र। तो सबका अर्थ निकल के आना चाहिए, ठीक है। वही हमने आपको बताया था यड़ संधि के बारे में। मैंने कि यार अलावा या त्रा आता है तो वो यड़ संधि होगी। और ज़्यादातर इसमें आधा वर्ड तो होता ही होता है, किसी ने ज़्यादातर में आधा वर्ड होता है, लेकिन आपको याद रखना है यार अलावा से कभी नहीं भूलोगे आप। तो सभी में देखो यार अलावा वाला ही अर्थ निकल के आ रहा है। हमने बताई थी आपको दीर्घ संधि के बाद में, मैंने कि जहां 2 सजातीय वर्ड होने चाहिए, अ आ, या बड़ा आ और छोटा आ मिल करके बननी चाहिए, या छोटा छोटा मिल करके बननी चाहिए। ऐसा नहीं बनेगा कि छोटा आ हो और छोटा ओ हो या बड़ा ओ हो, ऐसे नहीं होगा, ये सजातीय नहीं है। तो सजातीय वर्ड होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सब सजातीय वर्ड हमने आपको कराए थे।
गुण संधि में हमने ये बताया था छोटी ए और छोटा ओ ये वर्णों के मेल से निकल कर आना चाहिए। जैसे आ और उ है तो औ आओ 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 ओ निकल के आ रहा है। जो छोटा आ तो जैसे यहाँ छोटा आ और ई आई तो यहाँ ए निकल के आ रही है। वही मैंने कही थी अर ये भी निकल के आना चाहिए, जैसे यहाँ पे निकल के आ रहा है आ प्लस त्रा, जैसे आप महर्षि और देवर्षि में आप देख रहे थे, ठीक है ना। तो ये हमने बताया आपको। हमने बताया वृद्धि संधि के बारे में, जहाँ भी दो मात्रा बीचों बीच में होंगी, चाहे तो वो एक ही हो बड़ी एक ही, चाहे वो बड़े ओ की हो, वो सब क्या होगा, वो सब वृद्धि संधि होगा, ठीक है। वहीं पर हमने आपको बताया कि भाई अयादि संधि मैंने कि 3 वर्ड होंगे, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं होगा। अयादि संधि का मतलब साफ साफ हमने बताया था कि अय आय अव और आव ये निकल के आने चाहिए, वो क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको हमको बताना। हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे आप यहाँ से फाइट करोगे, और अभी भी लगा लो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई का हो, चाहे वो टीचर का हो, अगर संधि से कोई क्वेश्चन आया तो चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। संधि से भी रह गए हैं उसे अगली क्लास में करेंगे, जो क्लास लंबी हो जाएगी ये हम चाहते नहीं हैं। तो अगली क्लास में बची हुई संधियों को, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।